धन्वन्तरे समारम्भां वाग्भट्टाचार्यं मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादिपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतिघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं सुखपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारोपिताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करेंगे। आज ही बहुत शुभ दिन है, पूर्णिमा भी है आज। और आज से ही मैंने काफ़ी समय पहले ही, लगभग शायद 2 महीना पहले ही, है ना, सभी को सूचना हमने देना शुरू किया था कि 1 मई से जो है पंचकर्मा का क्लास शुरू करेंगे। तो ये अपना जो है पंचकर्मा का बैच 11 है, आयुर्वेद क्लास बैच 11 है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो इसमें 2 प्रकार के आप सभी, मतलब क्या जो हैं, 2 प्रकार के हैं, है ना। एक तो रेगुलर हैं कि आप हमसे काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, 8 महीने से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, है ना। और एक ऐसे भी होंगे जो आज से ही क्लास ज्वाइन किए हैं, नया टॉपिक है तो क्या शुरू किए हैं। लेकिन हम क्या है कि हम आज से ही नहीं क्लास शुरू हो रहा है, ये क्लास जो है 8 महीने पहले, इस बैच के लिए 8 महीने पहले से ही शुरू किया था क्लास। ठीक है। तो 8 महीना पहले से आज 9वां महीना का पहला दिन है, आप ऐसा समझिए। लेकिन ऐसा नहीं कहिएगा आपका छूट गया पंचकर्मा, नहीं, आपका पंचकर्मा कुछ भी नहीं छूटा है। पंचकर्मा तो एकदम 0 से ही शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है। तो आज बहुत विशेष दिन है, आप सभी के लिए जो है पंचकर्मा का नया बैच शुरू हो रहा है। और पूरे जो है 1 महीना आप सभी को जो है, या जब तक टॉपिक चलेगा, मतलब है हमें कुछ छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिकली सीखना है। तो हमारा जो सिलेबस है, तो सिलेबस बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल है ना। क्रिटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। मतलब अनुभव ऐसा है, ऐसा लिखा गया है इसमें जो बातें, मतलब बस एक एक लाइन आप पढ़ते जाइए, वो चीज़ आप करते जाइए, वो चीज़ हो जाएगा आपसे, है ना। तो ऐसा ये जो है सिलेबस बनाया, कोई किताब से लिख करके, देख करके नहीं बनाया गया, ये प्रैक्टिकल। बाकी तो रेफरेंस शास्त्रों का ही रहेगा, है ना। जैसे हम पंचकर्म पढ़ाएंगे तो हमारे सहायक ग्रंथ बहुत सारे हैं। हम चरक संहिता से भी ले सकते हैं वो रेफरेंस, सुश्रुत संहिता से भी, अष्टांग हृदयम से भी, भेल संहिता से भी, भाव प्रकाश निघंटुस, कहीं से भी हम पंचकर्मा के बारे में जानेंगे। मतलब कहीं ऐसा मिलेगा रेफरेंस तो हम इसमें जरूर बताएंगे। ठीक है। तो आज जो है, वैसे हमने इससे पहले 2 डेमो क्लास हो चुका है। एक तो शायद 19 अप्रैल को था, एक 26 को था, संडे को ले रहे थे। और आज से रेगुलर क्लास रहेगा, कल कोई डेमो क्लास नहीं रहेगा, रेगुलर क्लास रहेगा। और जैसे अभी देख रहे हैं 8 बजे से हम लाइव रहते हैं, आज थोड़ा विलम्ब हो गया, है ना। लिंक भी देने में विलम्ब हो गया, टॉपिक देने में भी विलम्ब हो गया, क्लास शुरू करने में भी विलम्ब हो गया, पर आगे से विलम्ब नहीं होगा, समय से पहुंच जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले ये जो सिलेबस है, सिलेबस आपको डेली बेसिस पे टॉपिक मिलेगा। ठीक है। और जैसे अभी आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप इसे 24 घंटा में कभी भी सुन सकते। कई लोग का शिकायत रहता है कि हम नहीं सीख पाएंगे, मेरे पास समय नहीं है। समय आपके पास उतना ही है, 24 घंटा, क्योंकि हम हमेशा लाइव रहते हैं, 24 घंटा लाइव रहते हैं। जाइए, आपको यूट्यूब पे मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, आप कभी भी देखिए,
24 घंटा में जब भी आपको 1 घंटा टाइम मिलता है, आप इस चीज़ को जानने के लिए आप 1 घंटा देना पड़ेगा। तो 8 बजे ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम किसी को ऐसा नहीं कि 8 बजे ही है ना, 8 बजे ही जुड़ना है लाइव क्लास, क्योंकि आप यूट्यूब पर भी देखेंगे तो सेम मतलब जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, सेम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। और आपकी बाकी आप वीडियो देखिए, वो रिकॉर्डेड बस क्लास कहलाता है, लेकिन क्लास ऐसा ही रहता है। बाकी आप लाइव क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़े, देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं, 100 में से कितने लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, 30 लोग ही जुड़े हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सबके पास 8 बजे का टाइम नहीं मिलता है, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन हम तो क्या है कि सारे काम को छोड़ करके कोई तो है ना समय पे आना पड़ेगा। तो हम जो है 8 बजे का टाइम आज से नहीं बल्कि 4 सालों से जो है हम 8 बजे क्लास दे रहे हैं, है ना, अष्टांग हृदय के नाम से। और अभी बैच 11 है ना। पहले मैं 1 महीना पढ़ाता था, 1 महीने का ही हमारा सिलेबस होता था, और फिर हमने 6 महीने का सिलेबस बनाया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। अभी तो हमारा 1 साल का सिलेबस है, और इसमें ये बेसिक कोर्स है 1 साल का, बाकी आगे एडवांस भी है। तो अभी बहुत लंबा चौड़ा मान के चलिए 2 साल का सिलेबस हमने बनाया है, उसमें से 1 साल का कोर्स को तो हमने लिख डाला है, जो क्या है कि आगे बुक पब्लिश भी हम कर देंगे, कभी भी कर सकते हैं, है ना। बस क्या होता है कि थोड़ा डिजाइनिंग हो जाता है, टाइपिंग डिजाइनिंग बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो चीज़ें बाकी है। तो पंचकर्म सीखने का सुनहरा अवसर, कोई भी सीख सकता है, बच्चा भी सीख सकता है ना, बड़े भी सीख सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो, कोई भी हो सीख सकते हैं। रोगी भी जान सकता है कि भाई कैसे, जैसे क्या है कि अभी मैं शहर गया हुआ था, तो मैं वापस आया तो एक रोगी मिला मुझे शहर में, कहा कि भाई जी मैं पंचकर्मा करा के आ गया, है ना। कितने दिन में करवाए? 3 दिन में करवा लें। ठीक है, क्या करवाए? कोई बात नहीं। तो देखिए ना, थोड़ा सा इन्फेक्शन क्या है कि एक ही तेल को सभी कहा कि ये कैसे हो गया? तो क्या है, जब एक ही तेल से सभी लोगों का होगा, मालिश होगी, सेकाई हो, जो भी ये चीजें, तो कैसा सबका शरीर है, कौन सा डिजीज है, किसी का एक्जिमा होगा, किसी का सोराइसिस होगा, किसी का खास खुजली होगा, उस एक ही पोटली या फिर कहिए एक ही तेल सबको कर दिया, तो इन्फेक्शन हो गया। 10 दिन हो गया आया हुआ, 10 तारीख को ही आया था मध्य प्रदेश से वापिस, है ना। तो कहा कि मुझे नहीं पता था भाई जी कि आप करते हैं या फिर आप यहाँ पे हमारे आसपास में हैं, तो हम वहाँ पे जा रहे थे पिछले 5-6 महीने से। ले कोई बात नहीं, आप तो जान गए, अब तो हम करेंगे, हमारे यहाँ कराओ। तो इसलिए क्या है कि ऐसा है। तो पंचकर्मा, अच्छा रोगी को भी पता रहेगा तो नहीं कि पंचकर्मा कैसे होता है, तभी ना आप सही करवा पाएंगे। तो रोगी को सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है, और वैद्य को तो जानना जरूरी ही है। एक वैद्य का कॉल आया, वैद्य जी आप ना बताइए, आप स्टीम थेरेपी देते हैं, कितना चार्ज करेंगे? मैंने कहा कहाँ से बात कर रहे हैं? तो कहा कि हम पटना से बोल रहे हैं। कि बहुत बढ़िया, ठीक है, कितना चार्ज करते हैं? हमने बता दिया अपना जो फीस है। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा 3 दिन का, 9 दिन का, 12 दिन का ये है, या फिर आप केवल और केवल जो है अभ्यंग स्वेदन भी करा सकते हैं, 1000 चार्ज है, अभ्यंग स्वेदन सिरोधारा हो जाएगा इतना में। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं करते हैं? तो कहा कि हम अपना पेशेंट भेजेंगे। मैंने कहा कि क्यों भेजेंगे? आप ही इस चीज़ को सीखे ना, आप ही इस चीज़ को सीखे ना, इतना दूर से हमारे यहाँ भेजेंगे केवल स्टीम थेरेपी के लिए, तो बहुत ही मैंने बहुत हमारे लिए तो बुरी बात है कि शहर में सुविधा नहीं है ना, है लेकिन पता नहीं है कहाँ नहीं सुविधा। एक कुछ बहुत सारी चीज़ होती है कि कहीं पता नहीं है, और कहीं होता है ना, जैसे क्या है कि अभी अभी खोले तो उतना नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि पता नहीं है लोगों को, या फिर हमारे बारे में लोगों को नहीं पता है, और लोगों को हमारे बारे में नहीं पता है ना। हमें किसको मैंने किसको जरूरत है, जो चीज़ें जरूरत के समय में मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है इससे एवं सुविधा जो भी कहिए वस्तु तो उतना अच्छा नहीं है। तो हमें इस चीज़ को अच्छा बनाना है। तो इसलिए कम से कम हमें मानना है कि भारतवर्ष में जो है प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जनपद में जो है अपना एक जो है सेंटर हो, बढ़िया हो, मतलब क्या है कि स्वदेशी, मतलब ऐसा जो है होना चाहिए जिसे हमने यहाँ पे तैयार किया है, और भी बहुत सारे लोग तैयार किए हुए, और इसके बारे में पूरे जिले भर के लोग जाने और यहाँ पे कराएं। ठीक है, तो हमारा जो है इंस्टीट्यूट है वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अभी कुछ साथी का कॉल आ रहा है, तो समय 8 बजे के बाद में, या मैं तो कहता हूँ 7 बजे के बाद ही कॉल ना करें, केवल व्हाट्सअप करें। क्लास का लिंक वगैरह चाहिए तो मैं अभी जो है ना क्या है कि सेंड कर दूंगा, लेकिन क्लास के बीच में कॉल करेंगे तो क्या है कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या है कि हमारा ये इंस्टीट्यूट है, यानी कि हमारा यह जो शिक्षण संस्था है वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ हॉस्पिटल नहीं है ये एजुकेशन है। अगर रोगी भी आता है ना तो उसको मैं पढ़ा पढ़ा के भेजता हूँ कि तुमको यहाँ पे दाबना है, यहाँ पे ये मर्म स्टिमुलेट करना है, यहाँ पे वैसे सुबह शाम करना है। तो मैं रोगी को एजुकेट ही कर देता हूँ,
रोगी को केवल दवाई देना हमारा काम नहीं है, शुरू से ही हमारा आदत है, हम जो रोगी को दवाई कम एजुकेट ज़्यादा करते हैं, तो रोगी को ही हम ज़्यादा सिखाने का प्रयास करते हैं। कब तक दवाई देते रहेंगे? क्योंकि स्वास्थ्य के नाम पे जो है, स्वास्थ्य के नाम पे, हेल्थ के नाम पे गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी बहुत काम किया गया। बहुत सारे एमबीबीएस बनाए गए, बहुत सारे बीएमएस बनाए गए, बहुत सारा फार्मासिस्ट हैं, एनएम है, जीएनएम है ना, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, बहुत सारे हैं तगड़ा। और साथ में डॉक्टर की भी कमी नहीं है, दवाइयों की भी कमी नहीं है, हॉस्पिटलों की भी कमी नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है रोगी की भी कमी नहीं हो रही है रोगी की कमी हो ही नहीं रही है, तो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि हमें काम करना है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, तो इसलिए हमारा काम है हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। अगर पब्लिक को हेल्थ एजुकेट कर देंगे तो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, अंततः जो है भारत जो है स्वस्थ हो सकता है, पूरे वर्ल्ड स्वस्थ हो सकता है। और हमें इतना वैध जरूर बना देना है रोगी को कि अपने चिकित्सक स्वयं कर सके। इसलिए हमारा जो है, देखिए लोगों में ही मतलब नारा है, कृण्वन्तो विश्वम वैद्यम। इसका मतलब ये नहीं कि सबको जो है डॉक्टर बना देंगे, प्रोफेशनल डॉक्टर, ऐसा नहीं, मतलब अपने, समझ रहे हैं, अपने परिवार का, अपना खुद का इतना वैद्य जरूर बना देना है ना, इतना जरूर बता देना है। तो ये हमारा जो है उद्देश्य है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, अपना सीख भी रहे हैं और इसको कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा पर्सनल कार्य नहीं है ना, इसमें आप हमारे साथ जुड़ करके काम करते हैं। आप हमारे साथ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है आप थेरेपी सीखेंगे, जैसे पंचकर्मा थेरेपी वगैरह, और इसके बाद जो है पहले अपने लिए सीखेंगे, फिर अगर आपको प्रोफेशनली वगैरह इस प्रोफेशनली आपको करना है ना, समाज की अब सेवा करना है, तो आपको कुछ गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वगैरह ले करके है ना आपको करना है। तो साथियों, मेरा छोटा सा ही परिचय है, मेरा नाम गुरुदर्शन कुमार है और मैंने जो है आयुर्वेद में शास्त्री किया है, आयुर्वेदिक डिप्लोमा मिला हुआ है मुझे, और पंचकर्मा में पंचकर्मा टेक्नीशियन का जो सर्टिफिकेट होता है, देख सकते हैं ये पीछे हमारे, तो ये मैंने किया है। और वैसे क्या है कि बहुत सारा थेरेपी मैं जानता हूँ, करता हूँ और रिजल्ट है ना, और इसको मैं प्रैक्टिकली जो है ज़्यादा हमारा है ना। और वैसे क्या है कि हमने पूरा सिलेबस, हमसे भी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, बुद्धिमान और हमसे ज़्यादा क्या योग्यता रखने वाले डॉक्टर और वैद्य हैं, लेकिन उनके पास सिलेबस नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, उनके पास टाइम भी है, सिलेबस भी, पर आपके पास उतनी जो दक्षता नहीं है, उतने आपके पास जो है वो चीज़ नहीं है कि आप उनसे शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। इसलिए एक आम आदमी है ना, जो 5वीं पढ़े हुए है, नहीं भी पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको सिखाया जा सकता है ना। मैंने अपने माता जी को सिखा दिया, वो सब के पंचकर्मा करते हैं। फीमेल थेरेपी, जब फीमेल थेरेपी की बात होती है तो हमारी माता जी 2 साल से कर रही हैं, तो हमारी माता जी करते हैं, पढ़े तो नहीं है, करती हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसी बात नहीं है कि सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, ये तो एक्सपीरियंस की चीज़ है। फिर भी क्या है कि अगर हम इसमें आते हैं, प्रोफेशनली कुछ करते हैं, है ना, समाज के लिए, बाहर समाज में निकल करके बाजार में आकर करते हैं, तो हमें सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। तो इसमें आपको पंचकर्मा सर्टिफिकेट, तो देखिए बहुत सारे लोग को ना ये होता है, डाउट होता है कि भाई जी ठीक है, डेली लैब रिकॉर्डेड क्लास ठीक है, आप शॉर्ट सिलेबस वगैरह रहेगा, नोट्स वगैरह देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 2 प्रश्न यहाँ पे आते हैं, भाई जी आप बताइए कि मैं कब से सीख जाऊँगा? तो इसमें 2 बातें हैं, क्या आप वैद्य हैं? हाँ वैद्य हूँ, मैं 2-4 साल से कर रहा हूँ या साल भर से ही कर रहा हूँ, मैं वैद्य हूँ। तो आप 1 महीना में सीख जाएंगे। और दूसरा, हम वैद्य नहीं हैं, हम चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, हम 10 रोगी भी नहीं देखे हैं, 100 रोगी भी नहीं देखे हैं, तो आप 1 महीना में नहीं सीख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देख लेंगे, कर भी देंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, क्लियर है, नहीं ले पाएंगे रिजल्ट, कम से कम साल भर लगेगा। तो इसलिए ये आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बाकी क्या है, जिनको भी सीखना है मैं तो ऑनलाइन सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में चिकित्सा कर रहे हैं वो एकदम कर पाएंगे। आप केवल हमें सुन करके, देख करके ही आप कर लेंगे सब चीज़ें। फिर भी मैं जो है 3 दिवसीय प्रैक्टिकल शिविर रखा हूँ, ठीक है, उसमें आप सभी लोग आएंगे, और आप उस डेट में, पर्टिकुलर डेट में नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप हमारे जो है इंस्टीट्यूट कभी भी आ सकते हैं, किसी दिन भी आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, पंचकर्मा सिखा रहा हूँ, सारे थेरेपी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन आप विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है वर्तमान में जो है ग्राम कोइंदा, जनपद शेखपुरा, जो मगध का एक इलाका है, आप सभी जानते होंगे, नालंदा भी आप जानते होंगे, गया भी आप जानते होंगे, बिहार में पड़ता है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसी प्रकार से और भी दूसरी जगह भी सेंटर बनाएंगे धीरे धीरे, अभी तो ये फिलहाल बन गया, हमने यहाँ पे शुरू कर दिया परमानेंटली। बाकी क्या है कि और भी जगह जगह केंद्र बनाएंगे,
ठीक है। तो पंचकर्मा सीखे तो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, सर्टिफिकेट क्या देंगे, तो सर्टिफिकेट दो तरह के का होता है। हम अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से देंगे, बस एक ही सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ से किया तो मेरे को एक देखिए बहुत सारे हैं ना, तो इसमें एक इंटर्नशिप वाला है ना, एक ये वाला देखिए NIOS बोर्ड का ये मेन सर्टिफिकेट ये वाला है ना, जिसमें लिखा रहेगा पंचकर्मा टेक्नीशियन ये वाला बोर्ड, तो ये मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये गवर्नमेंट बोर्ड वाला है, ये मैं दूंगा है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप दूंगा मैं, क्योंकि आप हमारे यहाँ से सीख रहे हैं, आप जब हमारे यहाँ आएंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप देंगे, परंतु ये इतना पर्याप्त नहीं है ना, और इतने फीस में इतना नहीं मिलेगा। जो अभी गुरु दक्षिणा दे रहे हैं ये तो गुरु दक्षिणा है, फीस तो है ही नहीं, फीस 500 रुपये थोड़ा होता है आज के ज़माने में ये तो गुरु दक्षिणा ही केवल है ना। ये तो मैं फीस मांग ही नहीं रहा हूँ, शुरू से मैं नहीं मांग रहा हूँ, गुरु दक्षिणा ही दीजिए ना, बस इतना से ही काम हो जाएगा हमारा, हमारे इंस्टीट्यूट का चलना फिरना सब हो जाएगा, दौड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि ये तो केवल गुरु दक्षिणा है कि आपने सीखा, बस इतना ही। ठीक है, तो आप इस फीस में फिर भी मैं सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप दूंगा, और यदि किसी को गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट चाहिए तो जुलाई में हमसे संपर्क करिए, कॉन्टेक्ट करिए जुलाई में, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे एडमिशन लेना है, कैसे कहाँ एग्जाम होगा, सब कुछ आगे गाइड करूंगा। तो NIS बोर्ड वाला भी या 1 साल का कोर्स होता है ना, 1 साल का कोर्स होता है। बैक डेट में ये सब बहुत सारे कॉल आता है, भाई जी बैक डेट कुछ नहीं, इसमें बैक डेट होता है। जब मुझे नहीं मिला तो आपको बैक डेट मिलेगा, बताइए, नहीं मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से एक हमने D फार्मेसी आयुर्वेदिक कर रखा है ना, तो एक ये है आयुर्वेद शास्त्री वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सर्टिफिकेट वगैरह है। ठीक है, तो आप सभी के बारे में भी जानेंगे हम, है ना। आप सभी कुछ बहुत सारे लोग नए नए जुड़े हैं, है ना, तो आप सभी के बारे में भी हमें जानने का मौका मिलेगा। आप में से कोई भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, मतलब हमसे बात करना चाहते हैं, केवल एक ही टाइम है, दोपहर का टाइम, ना सुबह का टाइम ना शाम का टाइम, केवल और केवल दोपहर का टाइम। ठीक है, दोपहर का टाइम 10 से 2 के बीच में, है ना, उसमें भी फ्री रहें तो ठीक है। या फिर सिंपल मुझे कॉल करिए, सिंपल कॉल करिए, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप कॉल हम नहीं रिसीव करेंगे। ठीक है जी, सार्वजनिक सूचना, व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं करते हम, कारण क्योंकि हमारा नेट हमेशा बंद रहता है। ठीक है जी, मैं बचा के चलता हूँ नेट को ठीक है, क्योंकि हमें क्लास में ज़रूरत पड़ता है, वैसे वाईफाई तो है ही, लेकिन कई बार जो है ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए क्या है, मुझे सिंपल कॉल करें या फिर व्हाट्सअप मैसेज करें। ठीक है जी, ठीक है। और मुझे टेलीग्राम पे भी आप सभी जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो मैं आपको यहाँ पे परमानेंटली लिंक और सिलेबस भेज देता हूँ, कभी डिलीट नहीं होता है। ठीक है जी, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं। आधा घंटा फिर समझाने में लग गया, तो ये सब हमारे सहायक ग्रंथ है, इसी से मैं पढ़ाने वाला हूँ, रेफरेंस है। ठीक है, और आज का टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं बस। ठीक है, रेगुलर क्लास आज से समझिए और कल से टाइम पे आइए क्लास। तो देखिए क्या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 9th मंथ, है ना, यहाँ लिखा है पंचक्रम शोधन चिकित्सा। तो भाई 1 मंथ, फर्स्ट मंथ कहाँ गया, सेकंड मंथ कहाँ गया, थर्ड मंथ कहाँ गया, 4th 5th 6th 7th 8 मंथ कहाँ गया। तो देखिए क्या है कि हमसे रेगुलर जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कहाँ गया, है ना, अच्छे से पढ़ लिए हैं, बहुत बढ़िया पढ़े हैं पूरा, है ना, बहुत सारी दवाइयों बनाने के लिए सीखे हैं, पूरा जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ लिए हैं, शरीर को अच्छे से जान गए, बहुत सारी जड़ी बूटियों का गुणधर्म जान गए हैं, है ना। तो वो तो हमारा सिलेबस है, सिलेबस आप देख सकेंगे हमारा, कब हम आपको सिलेबस सेंड कर देंगे, या लिंक वगैरह में आया होगा तो वहाँ पे देखिए सिलेबस देखने का भी वो लिंक था, तो सिलेबस देखिए या विजिट करिएगा, हमने वेबसाइट जो है ना, हमारा वो वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे भी जाके देखिए, आप सभी को मिल जाएगा, है ना, ashtanghirdem.com तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा ये सारे। ठीक है, किन्हीं को एडमिशन लेना है, किसी को कंसल्ट करना बीमारी वगैरह से रिलेटेड, तो सब कुछ अभी वहीं पे हमने डाल दिया है ताकि सुविधा हो सभी को। तो हम आपको जो है डायरेक्ट 9th मंथ, तो ये नहीं समझिएगा कि आपको मैं पंचकर्मा हम 8 महीने से पंचकर्मा ही पढ़ा, कुछ और पढ़ा रहे थे हम, जो बिल्कुल बिगनर होते हैं ना उनको शुरू से पढ़ाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे केवल और केवल जो है पंचकर्मा सीखने के लिए आए, तो अच्छी बात है, केवल आपको पंचकर्मा ही सिखाएंगे। आगे हमारा बहुत सारा थेरेपी वगैरह है, अगर आपसे भी जुड़ना है कंटिन्यू तो हमसे जुड़े रहिएगा। आगे मरमा पढ़ाऊँगा, नाड़ी विज्ञान पढ़ाऊँगा, और भी दूसरे थेरेपी, बहुत सारा थेरेपी है, आगे एडवांस कोर्स हमारा है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा, है ना। और वैसे क्या है कि 1 महीना आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है, आपको रेगुलर क्लास मिलेगा। तो 9वें महीने के सिलेबस में देखिए हम फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में क्या पढ़ाते हैं वो हमने कई बार चर्चा किया है, तो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, डायरेक्ट 9वें महीने में, यानी कि आज का नया टॉपिक ही है, आपके लिए बिल्कुल नया है, आपको यहाँ से समझ में आएगा भाई, ऐसा बात नहीं है। तो हम आपको जो है पढ़ाने वाले हैं, और हमारा सिलेबस है, पूरा टॉपिक बना हुआ है, और आज का टॉपिक हमने भेज भी दिया है,
तो लगभग 100-110 पेज है। वैसे और भी आगे बढ़ सकता है, 130-40 पेज भी हो सकता है, 150 पेज भी हो सकता है, इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना है। हमारा क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले पढ़ने वाले आज हम पढ़ेंगे पंचकर्म क्या है, क्यों करें, क्यों करें। ठीक है, और फिर पंचकर्म के योग्य एवं अयोग्य व्यक्ति। ठीक है, आज हम ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे ऋतुचर्या अनुसार पंचक्रम और पूर्व क्रम दीपन पाचन अनुलोमन, ये हम कल का टॉपिक रखेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो टॉपिक है इसमें हमारा लगभग जो है 32 टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारा भेद है। जैसे देखिए 32 में देखिए क्या है, कटी बस्ती, तो इसमें ग्रीवा बस्ती भी है, जानू बस्ती भी है, सिरोधारा, कितने 4 टॉपिक है। लेकिन कुल मिलाकर के हम इसमें जो है 32 टॉपिक है, तो हम डेली जो है इनमें से 2-2 टॉपिक कवर करते चले जाएंगे। अगर 1 महीना में कंप्लीट नहीं होगा तो ऐसा जरूरी कि हम एकदम 1 महीना में एकदम खत्म करना ही तो करना है। हो सकता है 1.5 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए। तो इसलिए क्या है कि कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप सभी लोग जो है पूरा कंप्लीट करके जाना है। पहले संकल्प लेना है, संकल्प करना, कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो एक संकल्प लेते हैं, तो दोहराइए, मन ही मन दोहराइए कि हमने जो है आज जो है अपना जो है मतलब हमने आज से सीखना, आयुर्वेद पढ़ना, पंचकर्म सीखना आरंभ किया है, इसे हम पूरा करेंगे। जब तक मैंने क्लास चलेगा, हमारा क्लास तो रेगुलर चलता है, आप ही छोड़ देते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट बीच में क्लास में छोड़ देते हैं, जो अच्छी बात नहीं होती। कोई भी काम को शुरू करना तो अच्छी बात नहीं है ना, बीच में ही छोड़ करके जाना ये जो है असफलता का बहुत बड़ा कारण है ना। एक तो ये पंचकर्मा भी नहीं सीख पाए, दूसरा भी काम पे साइड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए काम बीच में नहीं छोड़ के जाना है, पूरा क्लास लेना है। ठीक है, जब तक पंचकर्मा क्लास चलेगा, 1 महीना 2 महीना हम पूरा आपको पूरा डिटेल से, और मैं आपको कहता हूँ कि आप इसे करने के बाद, सुनने के बाद है ना, देखने के बाद में आप पंचकर्मा करने लगेंगे। लेकिन इसमें एक जो है, एक क्या है कि क्या है कि आ जाता है बीच में, दिक्कत आ जाती है, वो आपको ही आता है, हमें नहीं आता है ना। तो कमी भी कैसे होगा, मैंने जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या होता है, सबका अपना अपना दिक्कत होता है ना, कि हम तो कुछ करते नहीं है, हम तो अलग, हमारा अलग फील्ड है ये वाला, हम पंचकर्मा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सब जो है अपने लिए पढ़ते हैं, कुछ दूसरों के लिए भी पढ़ते हैं, कोई वैद्य ही हैं, डॉक्टर चिकित्सक के लिए तो ये बढ़िया क्लास है, बाकी आम आदमी भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना, देखे तो समझे। तो मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ क्लास, पंचकर्मा क्या है और क्यों करें, है ना। पूरा टॉपिक आगे जो है पढ़ लीजिएगा और फिर धीरे धीरे बताते भी रहेंगे। ठीक है, तो क्यों करें, देखिए तो सबसे पहले जो है ग्रंथों में पंचकर्म शब्द का वर्णन, कि कौन से ग्रंथ है जिसमें पंचकर्म बताया गया है ना। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें पंचकर्म आया है, ऐसा कोई तो ग्रंथ होगी। तो इसमें एक ग्रंथ का नाम लूंगा, चरक संहिता। सबने सुनी होगी, देखा होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सारे स्टडी भी कर रहे हैं। तो ग्रंथों में पंचकर्म शब्द का वर्णन में आया है, चरक संहिता में हमने सबसे पहले देखा। जैसे ही दूसरा अध्याय निकालते हैं, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 2। जैसे ही पहला अध्याय है दीर्घ जीवितीय अध्याय, और दूसरा अध्याय का नाम है अपामार्ग टंडुलीय अध्याय। अपामार्ग आप सभी ने देखा है, अपामार्ग चिरचिटा इसको कहते हैं, अपामार्ग को सबने देखा होगा, है ना, सबने देखा होगा जी। काटे काटे जो वो हो जाते हैं, छोटे छोटे काटे, है ना, वो काटे ही मतलब, और कपड़े में जो है वो अटक जाते हैं, कई बार स्किन पे भी आ जाता है। तो वही उसी का जो है अपामार्ग टंडुली अध्याय, तो उसके अंदर एक ना चावल होता है, इसको कहते हैं अपामार्ग टंडूल। टंडूल मतलब होता है चावल। तो इसी के नाम पे बहुत ही अच्छी औषधि है, सिरोविरेचन की सर्वश्रेष्ठ औषधि होती है अपामार्ग टंडूल। अपामार्ग मतलब सिंपल समझिए। तो इसी के नाम पे जो है पूरा एक अध्याय का नाम है, उसका नाम है अपामार्ग टंडुलीय अध्याय। तो इस अध्याय में सब प्रथम जो है पंचकर्म शब्द का वर्णन मिलता है। कैसे मिलता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सूत्र है ना, यहाँ पे ये सूत्र पूरा दिया गया है। और पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारियान, विचारियन, एक मिनट, एक तो ये है पंचकर्माणि, हाँ, तो ये जो है सूत्र मिलता है। ठीक है, तो पंचकर्म जो है शब्द, पहला शब्द मिल जाता है अध्याय 2 में मिल जाता है ना, ये 15वां नंबर सूत्र मिलेगा आपको। तो हमारा देखिए कोई भी चीज रहे, हमने बताया, और ये देखिए रेफरेंस के साथ में बताया ना, केवल बोल दिए भागवत ऋषि ने बताया, हल्ला मचा रहे हैं। चरक ऋषि ने ये कहा, कहाँ कहा, कैसे कहा, कौन से अध्याय में कहा,
है कोई प्रमाण? आपसे कोई पूछ दिया जाए, हमको कोई ऐसा बोल, हमको बड़ा मतलब कि भाई आपको इतना ज्ञान है, आप बता रहे हैं कि चरक संहिता में जो है भागवत ने चरक संहिता में चरक ने कहा है पंचकर्म शब्द पहली बार आया है। अब पूरा जो अनभिज्ञ है, जिसने कभी देखा भी नहीं है या है पढ़ा नहीं है, तो बताए पूरा चरक संहिता ढूंढते रहे आपके केवल कहने पे कि चरक संहिता में पंचकर्म शब्द आया है? ढूंढते रहेगा नहीं ना। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ से जो है विद्यार्थियों को समस्याओं को समझा, क्योंकि हमें भी ऐसे ही पढ़ाया जाता था। चरक संहिता में सबसे पहले जो है पंचक्रम शब्द आया, पूरा चरक संहिता हम करते रहे, पलटते रहे, दिन भर पलटते रहिए, आप नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हर एक टॉपिक का, हर एक जो चीज़ों का रेफरेंस हमने डालना शुरू किया, तब से जो स्टूडेंट को मजा आ गया पढ़ने में, है ना, कि हाँ भाई जी एकदम सही बात भी बोल रहे हैं, प्रमाण साक्ष्य। ठीक है, तो अध्याय 2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं पंचकर्मानि, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, देखिए पंचकर्मानि कुर्वित मात्रा कालो विचारयन, मात्रा काल का विचार करके पंचकर्म करो। इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि स्नेहन स्वेदन का निर्देश, स्नेहन स्वेदन मतलब समझते हैं पंचक्रम, पंचक्रम में क्या होता है, स्नेहन होता है, स्वेदन होता है, बमन होता है, विरेचन, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे स्नेहन स्वेदन बमन विरेचन आदि का निर्देश चरक ने दिया है। जिन रोगियों के शरीर में वात पित्त कफ जो दोष हैं, दोष उपस्थित अर्थात रहे अथवा बढ़ रहे हो, उनको स्नेहन तथा स्वेदन, इसी क्रम से पहले स्नेहन होगा फिर स्वेदन कराकर मात्रा एवं काल का विचार करते हुए पंचकर्मों को करें। आया कि नहीं, देखिए यहाँ पंचक्रम शब्द आया कि नहीं आया, तो कहाँ पे जी, कौन बता रहे हैं, चरक ऋषि बता रहे हैं। चरक संहिता अध्याय 2 में सूत्र स्थान के, है ना, सूत्र संख्या जो है 15 में बताया गया है पंचकर्म को करो, पंचकर्मानि कुर्वित मात्रा कालो विचार्यन। तो देखिए प्रमाण है कि नहीं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से चरक संहिता के सिद्धि स्थान में तो महर्षि अग्निवेश ने 12 प्रश्न पूछे हैं, जो सभी पंचकर्म से संबंधित है, और अध्याय का नाम ही है चरक संहिता का सिद्धि स्थान में अध्याय 2, ये दूसरा स्थान है, उसका नाम है पंचकर्मीय सिद्धि। क्या जी, पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय, अध्याय का नाम ही है पंचकर्म सिद्धि अध्याय। तो हुआ ना दूसरा प्रमाण, पहला तो शब्द भी आया और दूसरा एक पूरा अध्याय, पूरा चरक ऋषि ने पूरा एक अध्याय लिखा, उसका नाम है पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय। बाकी भागवत ऋषि ने भी पूरा लिखा, शोधन आदि, गण संग्रह, बमन विरेचन आदि अध्याय, बस्ती अध्याय, शिरो विरेचन अध्याय, पूरा पूरा एक एक अध्याय ही है। बल्कि चरक भागवत ऋषि ने तो और भी विस्तार से क्या है कि एक एक कर्म के ऊपर, पंचकर्म है तो भागवत ने एक एक कर्म के ऊपर पूरा एक एक अध्याय लिखा। क्या क्या ऐसे समझो, चरक ऋषि ने क्या है कि पंचकर्मी अध्याय लिखा, पंचकर्मा वाला पूरा अध्याय है। तो बाकी विस्तार से दोनों में पढ़ने को मिलता है, बहुत बढ़िया है, दोनों ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ग्रंथ के रेफरेंस से, है ना, बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट जी। हाँ, तो इसलिए क्या है कि पंचकर्मा जो है दो जगह आ गया। पहला तो पंचकर्मा शब्द है चरक संहिता में अध्याय 2, और दूसरा जो है पंचकर्मा अध्याय ही है सिद्धि स्थान में, यहाँ पे पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय पूरा वर्णन है। ठीक है, इस अध्याय में श्लोक संख्या, है ना, 1 से लेकर के 15 तक। हाँ, अध्याय 2 जब निकालेंगे ना, तो पहला जो चीज है इसमें, है ना, इसमें बताया गया है पंच कर्मोपयोगी द्रव्यों का संग्रह। चरक ऋषि ने क्या बताया पता, पहला चीज लिखा है सिरो विरेचन द्रव्य संग्रह। मतलब क्या है कि ऐसा है कि बमन के लिए, विरेचन के लिए, स्थापन बस्ते के लिए, अनुवासन बस्ते के लिए और सिरो विरेचन के लिए, ये पंचक्रम है जी। ठीक है, यही असल में पंचक्रम है जो चरक ऋषि ने वर्णन किया है। तो कहता है ये सब का ग्रहण कैसे करें, कैसे, कब, कौन कौन से जड़ी बूटियों का संग्रह करें ताकि हम पंचक्रम कर सकें। तो इसलिए 1 से लेकर के 15 सूत्र संख्या 15 तक चरक ऋषि ने यह बताया है जी, पंच कार्मिक द्रव्यों का संग्रह। अध्याय 2 में क्या वर्णन है जी, 1 से लेकर के 15 तक पंच कार्मिक
यानी कि पंचकर्मा उपयोगी द्रव्यों का संग्रह कैसे करें, कैसे मैन फल का इस्तेमाल करें, संग्रह करें, कैसे कुटकी का करें, कैसे अपमार्ग ये का करें, कैसे अमलतास का करें पूरा, और कौन बमन कारक है, कौन विरेचन कारक है, कौन बस्ती देने के लिए है, कौन नस्य करने के लिए औषधि है। तो अध्याय 2 पढ़ेंगे तो वो पूरा जो है 1 से लेकर के 15 जो सूत्र है उसमें यही वर्णन है। ठीक है जी, ये है। तो चरक ऋषि ने पंचकर्म जो है बताया है, वो ये बताया है जी चरक ऋषि ने। पहला बमन सभी जानते हैं, समझ में आ भी रहा होगा, उल्टी करना होगा लगभग, है ना, तैयारी करके करेंगे हम। विरेचन 9 दिन तैयारी करेंगे, 8 दिन तैयारी करेंगे, फिर विरेचन करेंगे। एक स्थापन अनुवासन, ये क्या है, तो ये दोनों बस्ती है। क्या है जी, ये बस्ती है, पर अलग अलग बस्ती है, इसलिए क्या ये अलग अलग है। तो ये पंचकर्म ही है। और लास्ट में बताया सीरो विरेचन नस्य। तो ये 5 जो है कर्म जो है भागवत चरक ने बताया। अब जो है महर्षि भागवत के मत से बमन, विरेचन, बस्ती, और बस्ती लिए ना, तो बस्ती में यहाँ पे ये स्थापन और अनुवासन ये 2 प्रकार के होते हैं। तो भागवत ने इसे एक ही माना है। और चौथा बताया नस्य। नस्य मतलब वही सिरो विरेचन नस्य। और 5वां इसमें जोड़ा है रक्त मोक्षण। तो महर्षि भागवत ऋषि ने क्या बताया, बमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण। तो सबसे ज्यादा भागवत ऋषि का चलता है जी, है ना, अभी तो सबसे ज्यादा भागवत ऋषि का ही चलता है ना। अब देखिए चरक ऋषि ने क्या माना है, स्थापन अनुवासन दोनों को अलग अलग है, बिल्कुल अलग, है ना। स्थापन अलग तरीके से दिया जाता है, वो तो 10 मिनट 15-20 मिनट में आ जाता है। अनुवासन पूरे बाहर निकलता है नहीं, ये तो एब्जॉर्ब होता है शरीर में, तेल कम मात्रा में भी होता है, और ये तो 24 घंटा में भी ना निकले तो सही है। लेकिन यह स्थापन जो है 10-15 मिनट में वापस आ जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा 1 लीटर होता है। एक टाइप ऑफ मेडिकेटेड एनीमा, लेकिन ये भी एनीमा है अनुवासन, पर ये वाइल ओनली वाइल, इसमें तेल होता है। और स्थापन में क्या होता है जी, कि काढ़ा होती है, जड़ी बूटियों का काढ़ा, ये काफी मात्रा में होता है। तो अलग अलग है, पर है तो बस्ती। चरकनिश ने कहा है तो बस्ती ही। बस्ती मतलब क्या, एनस के थ्रू दिया जाता है। एनिमा सुने ही होंगे, जानते भी होंगे, तो वैसा ही दिया जाता है बस्ती। तो बमन विरेचन बस्ती, तो इसमें कहा चरक ने भागवत ने कहा ये दोनों एक ही है, मतलब एक ही बस्ती इसको कहेंगे। और सिरो विरेचन को नस से कहा, और चरक ने भी कहा नस से सिरो विरेचन मतलब इसको नाक के द्वारा लिया जाएगा। और इसमें ऐड किया चरक भागवत ने रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण को भी इसमें ऐड किया। तो ये भागवत के मत से ये पंचकर्म है। साधारणतः सभी पंचकर्मों के आरंभ में हम बमन कराते हैं। क्या कराते हैं जी, पहले बमन कराते हैं, लेकिन इसका पूर्वापर कर्म कुशल चिकित्सक के विवेक पे निर्भर करता है। पहले कौन कराना है, बाद में कौन कराना है, पहले बमन कराना है कि विरेचन कराना है, पहले विरेचन कराना है कि बमन कराना है, ये जो है कर्म जो है कुशल चिकित्सक के विवेक पे निर्भर करता है, रोगी के डिपेंड करता है। अतः दोष विशेष को ध्यान में रखकर क्या है कि शिरोविरेचन को प्राथमिकता दी जा सकती है। शिरोविरेचन में पहले कर सकते हैं। ये तब चरक ने अध्याय 2 में शिरोविरेचन द्रव्यों का उल्लेख सबसे पहले किया है। जब अध्याय 2 निकालेंगे चरक संहिता अध्याय 2, तो उसमें सबसे पहले बमन कल्पों का वर्णन नहीं है, सबसे पहले सीरो विरेचनीय द्रव्यों का वर्णन है। और उसमें भी सबसे पहले जो जड़ी बूटी का वर्णन है पूरे चरक संहिता का, वो है अपामार्ग, चिरचिटा, इसको और भी क्या कहते हैं, चिरचिटा हो गया, और अपामार्ग तो नाम है ही। और भी आप सभी बता दीजिए चैट बॉक्स में, है ना, देख लेंगे। चैट बॉक्स में बताइएगा और भी किस नाम से जानते हैं जी अपामार्ग को, आपके यहाँ क्या क्या कहते हैं, है ना। हमें लगता है कहीं जो है इसे और भी महाराष्ट्र में क्या कहते हैं जी, बताइएगा, है ना। वो क्या कहते हैं, चिरचिटा जो अपमार्ग होता है। ठीक है जी। लट जीरा, हाँ बिल्कुल, देखिए कृष्ण मुरारी जी बताया इन्होंने, मुजफ्फरपुर से हैं, लट जीरा। और डीके प्रज्ञानंदन ये लट जीरा ये भी बता रहे हैं शायद। आप भी गया से हैं शायद, है ना। चलिए ठीक है, और भी लट जीरा भी कहते होंगे, जीरा जीरा है ना, इसमें जीरा होता है और लटक जाता है, तो सही नाम है लट जीरा, है ना। लटक जाता है, जीरा के साइज का ही रहेगा, एकदम वैसा ही लगेगा देखने में, दूर से तो पता ही नहीं लगेगा, ढेर अगर रहे दोनों का एक साथ तो। और लटक जाता है, बालों में लटक जाएगा, त्वचा में, कपड़े में, तो लट जीरा। ठीक है जी, ये भी नाम बढ़िया है।
लट जीरा कहते हैं जी। ठीक है, और भी कोई बताएंगे जी? चलिए ठीक है, तो उसी का वर्णन सबसे पहले चरक ऋषि ने शिरोविरेचनी अध्याय में किया है। महर्षि सुश्रुत ने भी बमन विरेचन, तो सुश्रुत ने क्या बताया है? सुश्रुत ने भी यही बताया है जी, बमन विरेचन स्थापन अनुवासन शिरोविरेचन, जो चरक ने बताया ना सेम यहाँ पे बताया। ठीक है, कि यहाँ पे रक्त मोक्षण वगैरह भी बताया है, ऐसी बात नहीं है। महर्षि सुश्रुत ने रक्त की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए रक्त को वात पित्त कफ के बाद चौथा दोष माना है। वात पित्त कफ के बाद चौथा दोष कौन सा है जी? कहते तीनों दोष है, वात पित्त कफ, चौथा दोष रक्त है। तो क्या रक्त को निकाल दे? नहीं। क्या वात पित्त कफ दोष है तो क्या दोष को निकाल दे? नहीं। वात का क्षय होने से भी बीमारियां हैं, पित्त का भी क्षय होने से बीमारियां हैं, कफ का भी क्षय होने से बीमारियां हैं। क्षय और वृद्धि यही तो बीमारियां हैं। तो रक्त का भी क्षय और वृद्धि बीमारियां हैं। बल्कि शुद्ध करो, जितना भी है, जितना भी है क्वालिटी बना करके रखो। तो महर्षि भागवत ने तो यही कहा है, क्षय और वृद्धि यही तो बीमारियां हैं भाई। अग्नि को बढ़ाओगे तो भी दिक्कत, अग्नि को घटाओगे तो भी दिक्कत। अभी तक तो हमने यही बताया है आप सभी को, जितना भी अग्नि हमने पढ़ाया, जठर अग्नि, पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, हमने कभी कहा कि अग्नि को भड़का के रखो, अग्नि बढ़ाओ, अग्नि बढ़ाओ, है ना? जीरा खाओ, गोलके खाओ, पंचकोल खाओ, अग्नि बढ़ाओ। कभी नहीं बुझेगा अग्नि, स्वस्थ रहोगे, नहीं। अग्नि बढ़ने से भी तो बीमारियां हो जाएगी। अग्नि वृद्धि नहीं करना है ना अग्नि का क्षय करना, हमें तो अग्नि को कंट्रोल करना है, अग्नि को जो है संतुलित रखना है। तो इसी प्रकार से रक्त दोष नहीं है, वैसे तो वात पित्त कफ भी दोष नहीं है, यह धातु भी है क्योंकि शरीर का धारण करता है, लेकिन नहीं है एक्सेस हो जाता है, दूषित हो जाता है तो दिक्कत है। तो इसलिए वात पित्त कफ के बाद चौथा दोष जो है रक्त है। इसलिए सुश्रुत ने नस्य के बाद रक्त मोक्षण करने को कहा, लेकिन रक्त मोक्षण को पंचक्रम में ना मान करके केवल शोधन कर्म के अंतर्गत ही माना। सुश्रुत ने क्या माना जी? पंचक्रम के अंतर्गत नहीं माना सुश्रुत ने। कई लोग कहते हैं सुश्रुत ने माना, नहीं, पंचक्रम के अंतर्गत नहीं मानते हैं, इसको केवल शोधन कर्म के अंतर्गत माना। इस प्रकार क्या है, पंचक्रम में 5 शोधन कर्म नियम है जी। पहला है बमन, बमन करें, ये दूसरा है विरेचन, ये विरेचन, और तीसरा है स्थापन। स्थापन इसको हम बड़ी बस्ती भी कहते हैं जी। देखिए इतना बड़ा जो है ना, ये 10 लीटर का हमारे पास खरल है, उसमें पूरा रगड़ होती है ना, 1 लीटर का बनाया जाता है। और इसके बाद जो है ना अनुवासन बस्ती, इसमें मात्र 50 ml, देखिए है ना, ये जो सिरिंज होती है ना 50 ml वाली, जो वेटनरी में यूज होता है उससे दिया जाता है, तो ये बहुत थोड़ी मात्रा में दिया जाता है ना। और ये खाने के बाद दिया जाता है छोटी बस्ती, ये सुबह खाली पेट ही दे दिया जाता है पेट साफ करने के लिए। तो ये अंतर है, बहुत अंतर है ना। तो ये हो गया स्थापन, स्थापन बड़ी बस्ती, ये हो गया अनुवासन यानी कि छोटी बस्ती, और सिरो विरेचन नस से ये हो गया। तो इस प्रकार से 5 क्रम शोधन यही है, मेन तो यही है। ठीक है, बाकी रक्त मोक्षण क्या है जी? तो रक्त मोक्षण एक शोधन कर्म है, और हमें तो रोगी ठीक करने से मतलब है ना, हमें कौन सा जो है बीएमएस कॉपी लिखना है मुझे, है ना। इसलिए आपको इतना रटने की जरूरत नहीं, आपको करने का सीखना है। ठीक है, ये चीज आपको ज्यादा। तो पंचक्रम क्यों कराएं? अगर आप रोगी हैं तो ये जाने पंचक्रम क्यों कराएं, या फिर आप चिकित्सक हैं, वैद्य बन गए तो आपको बताना पड़ेगा ना पंचक्रम क्यों कराएं। आपने क्यों, रोगी को बताएंगे तब ना क्यों कराना है। अब रोगी को पता नहीं रहेगा तो खुद कैसे करा लेगा, आप इसे सजेस्ट करेंगे तो ना, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए। तो देखिए भागवत ने क्या कहा, उन्होंने तो ये कहा कि अविशुद्धे शरीरे ही युक्तो रसायनो विधि। अगर क्या है कि अशुद्ध शरीर है किसी का, अशुद्ध मतलब यही है कि क्या है कि अपने पूर्व समय में आपने फास्ट फूड खाया है, चाउमीन, है ना, बिस्किट, कुरकुरे, सबसे ज़्यादा भोज भंडारा, भोज भंडारा, इससे कोई नहीं बचा है जी। भोज भंडारा, भोज भंडारा खाए हैं, एक के बार खाए हैं, 2 बार, तो उसमें क्या यूज हो रहा है ना, आपके क्या यूज हो रहा है, पूजा वाला घी यूज हो रहा है ना, तो इसलिए गलत है। रिफाइंड यूज हो रहा है, तो ये सब गलत है। ये आपके निकलता है? कभी नहीं निकलता, लीवर से, किडनी से, वेन से, आर्टरी से नहीं निकलता है, कैसे निकलेगा। तो इसलिए क्या है, पहले पंचकर्म करें। तो अगर क्या है कि मान लीजिए ऐसे शरीर में, तो क्या है कि बाजीकरण औषधि प्रयोग करना। अगर मान लीजिए कि अब अच्छा चीज कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार मैले वस्त्र को अगर आपको रंगेंगे तो रंग भी व्यर्थ चला जाएगा,
कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए सबसे पहले वस्त्र को साफ करो। तो भागवत ने ही कहा कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको सबसे पहले मान कोई भी टॉनिक वगैरह पीना है तो सबसे पहले शरीर को साफ करो, ये कहा। चरक ऋषि ने कहा है दोषा कदाचित कुपियंती, दोषा कदाचित कुपियंती जिता लंघने पाचने। इसका मतलब हुआ कि दोषा कदाचित कुपियंती, मतलब वात पित्त कफ रक्त कभी भी बिगड़ सकते हैं भाई। अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो, आप टाइफाइड वगैरह हुआ, बुखार हुआ, और आपने मान लीजिए सिंपल तरीके आयुर्वेदिक तरीके से भी दवाइयां लिया और आपका बुखार ठीक हो गया, टाइफाइड ठीक हुआ, ये दोबारा भी हो सकते हैं क्योंकि आपने उसका समन ही किया था, शोधन नहीं किया था। चिकित्सा दो प्रकार की होती है, एक होते है समन और एक होता है शोधन। चिकित्सा दो प्रकार के होता है। पहला समन, समन मतलब क्या, आयुर्वेदिक दवाइयां दे करके, होम्योपैथी दवाइयां दे करके, एलोपैथी दवाइयां दे करके, मैंने दवाइयां दे करके जो ठीक करते हैं इसको कहते हैं समन चिकित्सा। और एक होती है शोधन चिकित्सा, यानी कि पंचकर्म करके और भी दूसरे थेरेपी करके, रक्त मोक्षण करके, विधि कर्म वगैरह करके, और भी बहुत सारा शोधन करके। तो शोधन करके जो चिकित्सा की जाती है वो दोबारा जो होता है नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दवाई जड़ी बूटियों के प्रयोग से ठीक हुए दोष कभी कुपित हो सकते हैं, किंतु जिन दोषों का निहरण निहरण हो गया, निकल गया, शास्त्रोक्त पंचकर्म की रीति से किया जाता है, वे पुनः उभर नहीं सकते। तो ये बताया गया है जी, चरक ने बताया। और भी भागवत ने देखिए क्या बताया है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है टॉक्सिन का उत्क्लेशन। मलो, मलो मतलब क्या, मलो मतलब कई लोग उल्टा समझ जाते हैं मलो, कई बार आम, आम विष को कई लोग कुछ अलग समझ जाते हैं, हम आगे बताएंगे। वैसे मलो मतलब टॉक्सिन, आम मतलब टॉक्सिन, जो भी दो शब्द मैं कहूं, मल या फिर आम, तो आम मतलब टॉक्सिन। टॉक्सिन का उत्क्लेशन मतलब जिस प्रकार कपड़ा देखते हैं ना गंदा हो जाता है, कपड़ा पर जमी हुई मैल को क्या करते हैं जी, सबसे पहले क्षार प्रधान पदार्थ साबुन सरफ, पहले क्या करते हैं जी, सरफ में भिगोते हैं। कितना देर, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पहले, कई बार तो है ना रात रात भर भिगो देते हैं। तो सबसे पहले हम भिगोते हैं और इसके बाद गर्म पानी में डाल करके इसका रगड़ते हैं, तब ना अच्छा से मैल छूटेगा, है ना। ठंड के दिनों में ज्यादातर पहले बहुत समय पहले होता था ये ज्यादा पहले, क्योंकि वॉशिंग मशीन वगैरह भी नहीं था, तो हम देखते थे सोडा सरफ आदि में गर्म पानी में भिगो देते थे, इसके बाद कपड़े धोते थे माताएं, इससे जल्दी कपड़ा साफ होता था। और ठंड के दिन में थोड़ा बहुत, है ना। अब पानी भी तो दूर दूर से लाना पड़ता था ना, पानी दूर दूर से लाना पड़ता था, इसलिए कम पानी में साफ हो जाए इसलिए ऐसे करते थे। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, अगर दोषों को निकालना है तो ऐसा नहीं कि आपको लूज मोशन करा दिए कहेंगे हो गया विरेचन, नहीं, इसका नाम विरेचन नहीं है। विरेचन मतलब है कि पूरा हार्ट से, लीवर से, किडनी से, लंग से, स्प्लीन से, स्टमक से, आर्टरी से, वेन से, ब्रेन से, नस नस से, अपनी भाषा में कहें, देसी भाषा में तो ये नस नस से, है ना, सेल एक एक सेल से, केशिका से, कैपिलरीज से निकल जाए दोष। क्या ये दोष जो है ना, वात पित्त कफ रक्त जो दूषित है वो इस कदर से जकड़ गए हैं कि शरीर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले यही करेंगे, सरफा में डालेंगे, गर्म पानी डालकर रगड़ देंगे, इसके बाद जो है देखते हैं कैसे नहीं निकलता है, तो निकालेंगे, ऐसे निकलेगा। बमन अब विरेचन केवल जो है एक टैबलेट खा लेने से लूज मोशन हो गया इसका नाम नहीं, वो तो आपने जो खाया था उसको निकाल दिया, बस वही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं जी, विरेचन कराना एक दिन का काम नहीं है। वैसे कहेंगे जब हमारे पास आएंगे 10 मिनट के अंदर विरेचन ऐसा करवाएंगे ना, लेकिन क्या है इसका कोई फायदा नहीं है। तो हम इसके लिए 8 दिन तैयारी करते हैं। कितने दिन जी, 8 दिन मैं तैयारी करता हूं कि हमें विरेचन कराना है बंदे का। 8 दिन तैयारी करते हैं, आप सोच सकते हैं कम है 8 दिन, तो 8 दिन तैयारी, कम से कम 8 दिन हमारा रहता है। वो कैसा रहता है देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेड्यूल बना के लाया हूँ। तो 8 दिन हमारा रहता है ये पूरा शेड्यूल। वैसे 9 दिन कराते हैं, 9वें दिन विरेचन कराते हैं ना। तो ये देखिए पंचक्रम 9 डेज शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट डे हम नाड़ी परीक्षण उदर परीक्षण करके स्नेहपान कराएंगे, और साइड बाय चिकित्सा वगैरह भी देते रहते हैं, कोई बीमारी वगैरह ऐसा है तो, है ना, अग्निकर्म विध और मर्म चिकित्सा। सेकंड डे भी इसी प्रकार से रहता है। और थर्ड डे भी, हाँ थर्ड डे मतलब ये 5th डे तो केवल क्या है कि स्नेहपान होता है,
और ये सब थेरेपी वगैरह होता है। और 6, 7, 8 और 9 डे यहाँ पे प्रातःकालीन अभ्यंग और स्वेदन होता है। 9 डे भी अभ्यंग स्वेदन करके ही विरेचन देते हैं। लेकिन लास्ट शब्द देखिए क्या लिखा है, विरेचन। यहाँ पे आपका फुल बॉडी से डिटॉक्स होता है, जो टॉक्सिन है वो निकलता है। तो यहाँ पे 9 डे में आपको जो है यहाँ पे बॉडी से आपका टॉक्सिन निकलता है। इतने दिन हम तैयारी ही करते हैं, और अगर आपको विरेचन करना है बैठिए ना, 10 मिनट बैठिए ना, आपको विरेचन ला देते हैं। है ना, बहुत सारे कल्प है हमारे पास। तो ऐसा इसका नाम विरेचन नहीं है, उसका नाम लूज मोशन है। दस्त लगवा दिया रे, है ना, पर दस्त लगवाने का नाम विरेचन नहीं है। नहीं तो किसी को रास्ते में चलते हुए उल्टी हो जाए तो कहेंगे वाह बधाई हो आपका बमन हो गया। तो ऐसा नहीं है, हम कई बार बताते हैं, है ना। तो बमन का नाम इसका नहीं, उल्टे करने का नाम बमन नहीं है जी, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। तो पंचकर्म, हाँ। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हम 9 दिन तैयारी, 8 दिन तैयारी करते हैं, 9वें दिन विरेचन कराते हैं। इसी प्रकार से 6 दिन हम जो है तैयारी करते हैं और 7वें दिन बमन कराते हैं। तो हम पहले तैयारी करते हैं, 200 को निकालते हैं, 200 को इकट्ठा करते हैं पूरे बॉडी से और लाते हैं आपके पेट में, और इसका बमन विरेचन करते हैं। या तो बमन के द्वारा ऊपर से, या तो विरेचन के द्वारा नीचे से निकाल देता है लूज मोशन। पहले यहाँ पे तो आए, तो इसलिए क्या है कि बमन और विरेचन ये है जी, ठीक है। तो पंचकर्म का ये जो है आपका क्या है जी, क्यों कराना है ये बताना है रोगी को। देखिए आपको टॉनिक नहीं लाभ कर रहा है, कोई दवाई नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि शरीर अशुद्ध है, तो इसलिए कराना है। अगर आपको जो है बार बार हो जाता है तो इसलिए पंचकर्म कराना है। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो है टॉक्सिन निकल जाए शरीर से, पूरे नस नस से, तो पंचकर्मा कराना है। तो इसलिए रोगी बताना है, यही सब बताना है। तो पंचकर्म कौन कराए कौन नहीं कराए, तो देखिए 15 साल से लेकर के 70 साल तक के, हमने तो 70-75 लोगों का भी किया है, लेकिन वही थोड़ा सा बल आदि देख लेते हैं तभी करते हैं, ज़्यादा बुजुर्ग का। सभी स्त्री पुरुष को पंचकर्म कराना चाहिए। जिस प्रकार से मात्र लाख 10 लाख के गाड़ी के समय समय पे सर्विसिंग, कबाड़ा गाड़ी ही जाता है ना सर्विसिंग सेंटर, पर ऐसा नहीं है, हमें पहले ही जाना है। उसी प्रकार हमें भी अपने बेशकीमती शरीर रूपी गाड़ी के सर्विसिंग कराते रहना चाहिए, जो समय समय पे पंचकर्मा होता है साल 6 महीने में। जीवन में भी एक बार करा ले तो बहुत है, बहुत सारे लोग नहीं करवाए होंगे, कई तो जानते ही नहीं। आप सभी तो इतना है कि जान रहे हैं इस चीज़ को, है ना, जान रहे हैं, तो करवाइएगा कभी कभी, है ना। जो व्यक्ति अपने दिनचर्या के स्वयं के कार्य नहीं कर पाते उनका पंचकर्म मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल खटिया पे उनका नहीं करूँगा, है ना। अब एक चीज़ और इसमें आता है ना, कि पंचकर्म कौन कराए कौन नहीं। तो ये तो कराएं, ठीक है, लेकिन कौन नहीं कराएं, तो इसमें देखिए चरक सूत्र ने बताया है, चरक ऋषि ने फिर बताया है, अनेन विधिना राजा राजमातृत्व पुनः, इसमें पूरा सूत्र ये बताया गया है कि किसे जो है पंचकर्मा कराना चाहिए किसे नहीं। तो देखिए स्नेहन स्वेदन बमन विरेचन आदि जो पंचकर्मा विधि से, है ना, पंचकर्मा विधियों से वे ही पुरुष अपना संशोधन करा सकते हैं, पंचकर्मा करा सकते हैं जो राजा या राजा के समान, मतलब यहाँ पे मतलब ये है इसका कि सर्व धन सर्व साधन संपन्न हो, अथवा जिसके पास पर्याप्त धन हो। पर्याप्त धन मतलब ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख रुपए लगता है केरला में लगता है, और भी कहीं कहीं लगता है, हमारे यहाँ तो नहीं लगता है ना। या बड़े जितना बड़ा हॉस्पिटल जाएंगे उतना लगता है, जितना बड़ा हॉस्पिटल जाएंगे उतना बड़ा लगता है ना। तो क्या है कि हॉस्पिटल जाएंगे लगेगा ही लगेगा, हेल्थ एजुकेशन आएंगे तो नहीं लगेगा, है ना। हॉस्पिटल जाएंगे तो उतना तो क्या है कि आपको एक दिन में ले लेगा, 20-25 हज़ार रुपये तो एक दिन में ले लेगा हॉस्पिटल। और यदि क्या है कि हेल्थ एजुकेशन आएंगे तो भाई इतने में तो आपका पूरा हो जाएगा 25,000 में, मैंने पूरा विरेचन में करता हूँ जो, तो यही मैं बता रहा हूँ। तो स्नेहन स्वेदन आदि कहा गया है जिसके पास सर्व साधन, अब इतना नहीं रहेगा। पहले जमाने में ना ये आयुर्वेद जो है या फिर जो भी राजा महाराजाओं के लिए होता था, है ना, राजा महाराजा लोग का अभ्यंग चल रहा है भाई, स्वेदन चल रहा है बढ़िया एकदम, है ना, बढ़िया, है ना, कुश्ती पहलवानी वगैरह हो रहा है, खा पी करके अखड़ रहा है पूरा, है ना, मलखम वगैरह कर रहा है ना। तो ये सब होता था राजाओं के लिए, या कई बार जो है महीना महीना बस्ती और इधर रसायन कुटी प्रवेश का करवा दिया राजाओं को, है ना, एक एक महीना पूरा एकदम, है ना, चल रहा है राजाओं का। तो ये सब जो है पहले ऐसे लोग करवाते थे। तो पंचकर्मा इसलिए जवान ज़्यादा तगड़ा रहते थे, है ना। तो देखिए पंचकर्मा वही कराएं जो क्या है कि धन खर्चना चाहते, मतलब इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए,
ठीक है, मतलब क्या आपके पास पर्याप्त साधन हो, साधन भी होना चाहिए। यहाँ पे केवल धन की ही नहीं बात होती है। देखिए ना अभी क्या क्या किसको किसको मना किया है चरक ने। और दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा है चरक विमान स्थान में भी देखिए और भी बताया है, पंचकर्म चिकित्सा के अयोग्य पुरुष, पहले तो उसको नहीं कराना चाहिए, है ना, उसका नहीं हो सकता है। दोषा अवसेचन, कोई और औषध की आवश्यकता होने पर भी निम्नलिखित प्रकार के रोग, मतलब कहा कि पंचकर्म चिकित्सा हो चाहे दवाई वगैरह भी इलाज वगैरह, कहता है ऐसे व्यक्ति का इलाज ही नहीं करो, चरक ऋषि मना कर रहे हैं, है ना। किसका इलाज नहीं करो, किसका पंचकर्म ना करो, तो कहता है कि वचनों या उपदेशों को ना मानने हो, जो आपके परहेज को नहीं मानता है, कहता है इसका इलाज नहीं करो। इसलिए क्या है ना कि हमारे पास 100 में से 50 आदमी इलाज ले पाते हैं, है ना। 50 तो ले ही नहीं पाते बेचारे, चले जाते, हम ही मना कर देते हैं, कहते हैं कि अभी दवाई नहीं बनाए इसके, अभी इसकी दवाई, है ना, बहुत सारा बहाना करता हूँ मैं। तो इसलिए क्या है कि 50 लोग तो चिकित्सा ही नहीं ले पाते, मुझे पता है ये ठीक नहीं हो पाएंगे, मेरा अपयश होगा, मैं नहीं चाहता हूँ। कल भी एक आ गए थे दूसरे गांव से कि श्वास फूलता है, हमारे बारे में जानता है कि यहाँ पे वैद्य जी बैठे हैं और ये ठीक करते हैं, तो बताता है जो रोगी ठीक, तो ये आ जाता है कि हमारा भी, पहले देखते हैं कि नहीं आपका नहीं हो, मतलब मैं कहता हूँ अभी दवाई नहीं है, तो ऐसा बहुत सारा तरीका बताता हूँ मैं, क्योंकि अब अकेले आई है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग अगर आपके पास आता है, दवाई बिल्कुल मत दीजिए, मैं नहीं देता हूँ। कहेंगे भाई जी क्या बूढ़े बुजुर्ग को दवाई देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या पता उल्टा खा ले दवाई और कुछ हो जाए आपकी बदनामी। इसलिए मैं बूढ़ा बुजुर्ग मैं तो देखता भी नहीं हूँ, तो इसलिए ये मैं सीख दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है ये, सीख दे रहा हूँ। बूढ़ा बुजुर्ग का मतलब कोई व्यक्ति अकेला आया है, खास करके बूढ़ा बुजुर्ग है, तो उनको दवाई नहीं देना चाहिए, इलाज भी नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, इनको अच्छा समझाना चाहिए कि जाइए आप घर में किसी को भी लाइए, बेटा को लाइए, पोता को लाइए, किसी को लाइए जो आपको दवाई खिलाएगा समय पे, नहीं तो आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ही देंगे, ठीक है, अच्छी दवाई देंगे, ठीक नहीं होंगे रोगी, ये तो अपयश होगा आपका, हो जाएगा, समय जाएगा, दवाई जाएगा, और अपयश तो होगा ही होगा। तो इसलिए क्या है कि आप तरीके से आएंगे ना, तो मैं ही कहूँगा बूढ़ा बुजुर्ग का नहीं करना इलाज, जब तक इसके साथ में कोई एक थोड़ा सा, है ना, एजुकेट बंदा ना आ जाए, नहीं तो बूढ़ा बूढ़ी क्या पता कैसे दवाई खा करके और बीमार पड़ जाए और समस्या बढ़ा ले, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ नहीं करना है इलाज। तो ये तो करना है, साथ में जो नहीं आपकी बात को मानता उसका नहीं करना। निर्धन पुरुषों की, और जिनके पास धन नहीं है बिल्कुल, हम कहेंगे कि ये खाना ये खाना, ये खा ही नहीं पा रहे, कहाँ से खाइयो, हमारे यहाँ ज़्यादातर यही शिकायत रहता है, कहते हैं क्या ये देखिए ये पुड़िया है, ठीक है, ये खून बढ़ाता है, ठीक है, ये अनार के जूस के साथ में लेना है, आधा कप अनार, या कहाँ से खाइयो, तो ये कि अनरवा और संतरा मौसम हम ही ला के दियो, आपको ही अरेंज करना पड़ेगा ना, हम तो दवा ही देंगे, मान लीजिए फ्री दे दिए, लेकिन क्या है कि कहाँ से खाइयो, तो ऐसे जो है रोगी का जो है नहीं हो पाएगा इलाज। लेकिन हाँ अगर क्या है कि करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम अपने तरफ से तो पूरा कर, लेकिन ये तो बिल्कुल है कि कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग आए तो उसको अच्छे से बताना है कि ठीक है आप जो है अच्छे तरीके से आइए, ताकि हम आपके रोग के बारे में डिस्कस कर सकें। ठीक है आपका बेटा या कोई भी फैमिली आपको पैसा नहीं देगा, आपको नहीं देता कोई बात नहीं, एक बार चल के तो देखो, पैसा तुम ही देना, उसको बोलो कि ठीक है। कई लोग ऐसा होता है कि बेटा पोता कोई पैसा नहीं देता, हम ही ना देंगे पैसा, तो बेटवा जाके क्या करेगा, जाके ही करेगा, समझेगा रोगा की है बीमारियां की है, समय पे खिला तो सकते हो, किसी को भी लाओ, पड़ोसी, बहुत सारे लोग पड़ोसी नहीं सहयोग करने वाला होता है, तो किसी के साथ में तब इलाज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वर्णन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे सबक भी मिला है, सीख भी मिला है, इसलिए मैं चिकित्सा काल में जिसको सेवक सुलभ ना हो, देखिए लिखा है ना, यही मैं कह रहा हूँ, चिकित्सा काल में जिसको सेवक सुलभ ना हो, यानी कि जिसको सेवक नहीं है ना, समय पे खाना खिलाने का, दवाई खिलाने का, थेरेपी देने का, मतलब उसको देख रेख करने का, अब जैसा कंडीशन है, कोई सीरियस है पूरा, है ना, तो उसको तो सुलभ हो जाता है समय पे खिला, लेकिन जो छोटा वो लेता ही नहीं, मतलब सीरियस लेता है नहीं, गंभीरता से लेता ही नहीं, तो फिर गड़बड़ होगा। इसलिए कहा गया, मना किया चरक ने कि चिकित्सा काल में जिसको सेवक उपलब्ध ना हो, सुलभ ना हो, माने जिसके जो है गार्जियन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, देख रेख करने वाला नहीं है, तो उसका इलाज नहीं करना है, नहीं तो उल्टा पुल्टा दवाई खा लेगा। बूढ़ा बुजुर्ग क्या बहुत सारे लोग को देते हैं, उल्टा पुल्टा खा लेते दवाई, तो कैसे होगा ठीक, कहते हैं कब खाते हैं, कब कहते हैं कितना खाते हैं कितना, तो कैसे होगा, नहीं ना होगा।
समझा देंगे, याद नहीं रहता है ना, याद नहीं रहता है तो कैसे होगा। और भी वैद्य होने का घमंड करने वाले को, मतलब रोगी, बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जो क्या है कि नुस्खा वगैरह अपना करके उस नुस्खे को मतलब है ना, मतलब अपने चलते रहते हैं, वो ठीक नहीं होते जल्दी, है ना। यानी कि अपने आप को एक, जिससे कोई रोगी हो गया तो रोगी ही अपने आप को समझ करके और दूसरे वैद्यों से ट्रीट करना चाहिए, है ना, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्रोधी की, है ना, और दूसरे से द्वेष वगैरह रखता है ऐसे लोगों की, है ना, जो क्या है कि धर्म को अधिक को नहीं मानता है, मतलब क्या है कि जो धर्म मतलब क्या है कि यहाँ पे सनातन धर्म की ही बात नहीं, मतलब जो भी धर्म मतलब क्या है कि जो इंसानियत धर्म को नहीं मानता है, मतलब क्या है कि यहाँ पे, है ना, राक्षस की चिकित्सा बताया गया है, मान के चलिए, नहीं करने का, है ना, जो दुष्ट है उसकी, है ना। और साथ में बताया गया है जो बहुत ज़्यादा अत्यंत छीन हो चुके हैं, मतलब छीन मतलब करना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि छीन हो गया, रस रक्ता दे धातु नहीं रहा, फिर भी असाध्य रोग से पीड़ित और मृत्यु के लक्षणों से युक्त रोगी की चिकित्सा ना करें। मान लीजिए कोई एकदम, लेकिन कोई अपना है और कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मरता तो क्या नहीं करना, तो करते हैं, हम भी करते हैं, आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि देखिए आप देखते रहिए, अगर हमसे भी बढ़िया कहीं चिकित्सा मिलता है तो आप अवश्य करिए, लेकिन नहीं कोई चारा है, नहीं सबने मना कर दिया तो हम ही करेंगे भाई, क्या करें, हम करते हैं, कोई बात नहीं, हम सेवा करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का रोग चिकित्सा करने से जो है अपयश ही मिलता है, अगर ठीक नहीं होता है, और ना ही धन मिलता है, ना ही यश मिलता है, ना पाप पुण्य मिलता है, तो क्या फायदा। तो हमने आपको ये बता दिया कि कैसे रोगी का पंचकर्म करना है ना, और कैसे रोगी का नहीं करना है, ठीक है। अब हम आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, कल बताएंगे पंचकर्म कराने का सही विधि। टॉपिक थोड़ा नहीं कवर हो पाया जी, है ना, क्योंकि 20-25 मिनट जो है थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस ही था, है ना, हो जाएगा कवर, है ना। चलिए जी, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक मिल गया तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जिनका कोई भी प्रश्न है तो हैंड रेज करेंगे, फिर नाम लूँगा, फिर आप अपना प्रश्न रख सकते हैं माइक ऑन करके। तो देखिए पिछले क्लास में ना एक कोई थी जुड़ी हुई गुजरात से, वो कह रहे थे कि भाई जी कैसे क्लास होगा, ऑनलाइन कैसे क्लास होगा, है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो मैंने बताया ना कि इसमें क्या हुआ था, पिछले संडे को डेमो क्लास था, तो नेटवर्क चला जा रहा था बार बार, है ना, 5-5 मिनट बीच बीच में क्लास खराब हो रहे थे, 3-4 बार हो गया था, कहीं ऐसे तो क्लास ही नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या था ना, सभी वाईफाई का पासवर्ड जान लिया था, तो क्या है कि डिस्टर्ब हो रहा था क्लास, हमें पता नहीं था कि है, सबने जान लिया वाईफाई का पासवर्ड, फिर हमने सबको चेंज किया पासवर्ड, फिर क्या है सबको मना भी किया कि 809 किसी, फिर बढ़िया इसी प्रकार से अच्छी आवाज़ आ रही है जी, आ रही है ना जी, आवाज़ तो अच्छी आ रही है ना, और स्क्रीन भी बढ़िया है जी, तो इतना में क्लास तो हो ही सकता है ना। बाकी कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी ये क्लास हुआ, बस आधे घंटे के अंदर आपको जो है ये रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, यही सेम मिलेगा, ठीक है, आपको जो है व्हाट्सएप पे ही, और आप इसे कभी भी देख सकते हैं, आज देख सकते हैं, आज से 100 साल बाद भी देख सकते हैं, है ना, आप कभी भी देख सकते हैं, हमेशा बार बार देख सकते हैं, और बाकी ये टॉपिक वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपका जो है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो इसी पर सेम क्लास जैसे अभी चला ऐसा ही। तो अब आपका कोई प्रश्न है किसी भी साथी का तो वो रख सकते हैं पंचकर्म सीखने को लेकर के, क्योंकि आपका प्रश्न क्या है आप कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं जी? हाँ जी, पोरस जी। नमस्ते गुरु जी। हाँ हाँ मैं कह रहा था जी कि ना, एक तो ये बता देते थे कि वो 3 दिन के जो प्रैक्टिकल है ना सेशन, हाँ हाँ वो कहाँ पे होगा जी, कौन सी तारीख को, और वेन्यू क्या रहेगा जी। हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे। अभी तो क्या है ना कि हमने जयपुर में सोचा है, लेकिन हम आज फाइनल करने ही वाले थे, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। हमारा आने का टिकट वगैरह सब बना हुआ है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एक बार हम बात करेंगे, है ना, फिर हम वो फाइनल। एक गुरु जी छोटी सी हेल्प चाहिए थी जी गुरु जी, माता जी को ना वो शायद गुर्दे में ना पथरी का साइज बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से ना वो ब्लड आ रहा है उसमें यूरिन में,
तो उसका कुछ बता दो, मतलब क्या करूँ मैं अभी, हाँ तो गाइड कर उनसे दो जी। करिए ना, क्या है कि वैद्य जी जो करनाल में है उनसे करिए ना, उनके पास हाँ जी। हमने बताया था उनको, स्टोन वाला पत्थरी उनके पास है ना, बनाया है उन्होंने, हमने बताया था, बना लिए हैं, वो दे मतलब देंगे सेम जो हम देते हैं ना यहाँ अ, पे। गुरु जी थोड़ा रिलीफ के लिए कुछ हो सकता है, जैसे एक दो दिन में थोड़ा रिलीफ हो जाए, बस आज देखिए, पेन तो मेरे आज को। से ही रिलीफ है। आज से अच्छा ठीक है, क्लास होते ही समाप्त ना, मैं आपको एक पहले थेरेपी बताऊंगा, वो आपको देना भी तुरंत है, और दर्द में तुरंत रिलीफ हो जाएगा, और 5-7 दिन तो दवाई ही खिलाना है स्टोन का। ठीक है, ठीक है, चलिए गुरु जी, हाँ ठीक धन्यवाद। है, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, ठीक है, वो आपको दवाई दे देंगे। तो देखिए क्या है कि हमारे क्लास में जुड़ करके आप पंचकर्मा करने के लिए सीखते ही हैं, साथ में क्या है दवाई बनाने के लिए भी सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, सब थेरेपी सीखते हैं, सब मेडिसिन बनाने के लिए सीखते हैं, है ना। तो क्या है कि सब कंप्लीट होता है। सैन सिंह है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये बोल रहे जी हैं। नमस्ते गुरु जी। हाँ जी नमस्ते। गुरु जी मैं ये कह रहा था, श्वेत प्रदर की दवाई जरा बता दीजिए आप। ये कौन सा क्लास चल व्हाइट रहा है डिस्क। अभी, कौन सा क्लास चल रहा है? बिल्कुल बता देंगे। साइंस कहाँ से हैं जी आप? जी मेरे सिस्टर को श्वेत प्रदर की समस्या हो रही, मैं बाराबंकी से हूँ वैद्य जी। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, मेरा नंबर है, लिंक मिला होगा ना, जी उसी में है। मेरा नंबर होगा, मेरे जी नंबर पे व्हाट्सएप कर है। दीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे ये बताने के लिए थोड़ा आए हैं, है ना, हम आपको पंचकर्मा जी बताने के लिए आए जी। ना, लेकिन हाँ, अब आपने पूछा है तो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन जरूर ट्रीटमेंट जरूर करेंगे हम। मेरा ये नंबर है, सामने जी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम आपको जो है बताएंगे, है ना। अच्छा क्या है कि इतनी बड़ी समस्या है, जी। हर स्त्री की समस्या है, लेकिन बागवट ऋषि चरक ऋषि कोई ऐसा अध्याय लिखा है या ऐसा कोई बताया है? देखो ये जो है लिकोरिया है, श्वेत प्रदर है, और इसका ये दवाई है, ऐसा बताया है? ये तो बड़ा महान था, बागवट चरक तो बहुत महान थे, तो काहे नहीं लिखा? तो क्या मैं आपको ऐसे बता दूं जाइए जी लिखिए? ऐसा ऐसा नहीं होगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले आप समझिए, है ना। तो ये सारी चीजें मैं ठीक। पढ़ाता हूँ, है ना। ये अभी पिछले महीने में यूट्रस, ओवरी, हार्ट और लंग्स के बारे में पढ़ाया था पूरा 1 महीना, तो उसमें मैंने बताया था कि किस जी प्रकार से जो है ये लिकोरिया क्या बनता है, संक्रांत। तो वहाँ से सीखना पड़ेगा आपको, दवाई वगैरह सब मैं बताता हूँ, हम तो तैयार ही, यही चीज़ तो मैं करता हूँ। तो यहाँ पे तो ऐसा एक वर्ड में तो नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर आपको जो है ना जरूर बताएंगे, है ना। अगर आप वैद्य हैं तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा, अगर आप वैद्य नहीं हैं, चिकित्सक नहीं हैं, आप पेशेंट है, तो आपको दवाई वगैरह कर बता दिया जाएगा, है ना। नहीं तो अगर वैद्य रहेंगे ट्रीटमेंट करने को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर मैं कर दूंगा। चलिए और भी कोई प्रश्न है जी, टॉपिक से रिलेटेड ऐसा ऐसा प्रश्न नहीं करिए जी, ठीक है। कि कैंसर की दवाई बता हाँ दीजिए, आज ही आया था शायद सुबह, कैंसर की दवाई बता पचकर्मा दीजिए, के रिलेटेड वैद्य जी खुद नहीं क्वेश्चन जानते किया हैं। गया था। हमने कहा मैं अभी जो है कैंसर का इलाज नहीं करता हूँ, है ना। हमारे बस एक ही, नहीं करता हूँ, इस बीमारी का इलाज नहीं करता हूँ। जो हमने नहीं किया तो हम मना ही करेंगे, नहीं करता हूँ। जिसका हम करते हैं, हम दे रहे हैं तो हम करते हैं, देते हैं, है ना। और वैसे भी अगर हाँ लिकोरिया का नहीं करते हैं क्या, जो आप नहीं बताएं तो करते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं बताते हैं, 2 मिनट का खेला नहीं है, 10 मिनट का भी खेला नहीं है, इसके लिए बहुत लंबा समय से खेल रहे हैं हम, है ना। तो आपको भी सीखना पड़ेगा उस इस खेल में आकर के, मतलब सीखिए या फिर हमसे ट्रीटमेंट करा लीजिए, है ना। नहीं तो फिर आम आदमी की तरह बड़ा जो है अपने आप को महान दिखाने के लिए बोल दूंगा, अशोका रेस्ट पीजिए सुबह शाम खाली पेट, 10 मूला रेस्ट पीजिए खाने के बाद, जाइए, है ना। और जो सब जगह मिलता है ले लीजिए, बहुत सारी दवाइयाँ हैं बाजार में, तो मैंने कहा ना डॉक्टर की कमी ना दवाइयों की कमी है, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप हमसे संपर्क करिए, फिर भी हम बता देते हैं, ये ऐसा कोई बात नहीं। और भी कोई प्रश्न है जी पंचकर्मा से रिलेटेड, कि आप पंचकर्मा कैसे सीखेंगे, पंचकर्मा हम सीख पाएंगे कि नहीं, है ना, पंचकर्मा सेंटर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग सोचते होंगे मन में, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते होंगे जो कंजूस होते हैं, वो ज़्यादातर सोचेंगे कि अरे भाई 500 रुपये गुरु दक्षिणा दे करके पंचकर्मा सीख लेता हूँ, पंचकर्मा करूँगा। पंचकर्मा करेंगे तभी ना जब आपके पास जो है पूरा नॉलेज होगा, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंचकर्मा इक्विपमेंट्स चाहिए सभी, पंचकर्मा का इक्विपमेंट्स आपके पास सभी रहेगा तभी ना आप कर पाएंगे। अभ्यंग करने के लिए, सिरोधारा करने के लिए, स्टीम थेरेपी देने के लिए कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। बस्ती देने के लिए, तो बस्ती के लिए तो नॉर्मल होता है, मुख्य रूप से यहाँ पे स्टीम चैम्बर का आ जाता है, स्टीम चैम्बर होना चाहिए,
टेबल तो कोई बात नहीं, सिरों धारा नहीं करेंगे, तेल उल तो कैसे लगा देंगे, लेकिन स्टीम चैम्बर यहाँ तो ठीक है, इतना भी करके कर लेते हैं तो आप जो है आगे हो पाएगा, है ना। देखिए मैंने तो अपना जो है पंचकर्मा सेंटर आगे मेरा ये टॉपिक भी रहेगा, है ना। देखिएगा यहाँ पे हमने जोड़ रखा है टॉपिक में कि पंचकर्मा सेंटर कैसा हो, देखिए है ना, यहाँ देखिए लिखा है ना, पंचकर्मा सेंटर कैसा हो। हमारे जो भी है मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह वो सब मेड इन गाँव है ना। और आप सभी को मैं बता देता हूँ कैसे बनता है गाँव में, है ना। हमने अपने गाँव से ही मिस्त्री से बनवा लिया, है ना। आज हमारे पास एक साथी आए गया से, बिहार गया से आए, कहें कि हमने ऑर्डर किया था पंचकर्मा इक्विपमेंट्स, द्रोणी कंपनी है कोई, द्रोणी से 4 लाख रुपया। मैं कहा 40,000 रुपया भी नहीं दूंगा मैंने तो अपना 40,000 में बनवा लिया। तो ये है मामला जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि हमारा जो पंचकर्मा वाला सेटअप है वो क्या है जी, मेड इन गाँव है। तो द्रोणी ब्लॉक हम 4 लाख रुपये देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। अब जिनका कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करेंगे तभी ओपन करेंगे माइक जी, ठीक है, नहीं तो हम बंद करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, वैसे समय हो गया है, ठीक है। अब कोई प्रश्न है किसी भी रिलेटेड टॉपिक, ट्रीटमेंट आदि से रिलेटेड, मेरा नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे, है ना, या फिर हमारा दूसरा मेन नंबर, ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है। और मैं आपसे समय पे बात करूंगा, है ना, फिर दोपहर में क्लास मैं कब बात करूंगा, कब से सुबह स्टार्ट शाम होगा तो सर? क्लास में ही या ट्रीटमेंट में ही क्लास रहता हूँ जी, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभरात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय विदोम सम।